नमस्कार प्रिय साथियों, मैं अनुराग तिवारी आपका अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर पर स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज की बात, करंट अफेयर की बात चाय के साथ। तो आज का जो कोट है, आप अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करें और अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य से भर दीजिए। हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दें और यही आपके सफलता की कुंजी होगा। ठीक है, अगर सचिन तेंदुलकर पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट खेलने की सोचते तो वो कभी भी महान क्रिकेटर नहीं बन पाते, या एपीजे अब्दुल कलाम अगर अपनी पढ़ाई पर फोकस ना करके किसी दूसरे काम में फोकस करते तो कभी भी भारत के मिसाइल मैन नहीं बन पाते। तो हमेशा अपना एक लक्ष्य निर्धारित करिए और उस लक्ष्य के प्रति सदैव समर्पित रहें। आइए शुरू करते हैं इस प्रश्नोत्तर सीरीज को। और आज का पहला क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में आयोजित एसएफसी और डीआरडीओ द्वारा अग्नि प्राइम का परीक्षण उड़ान कहां आयोजित की गई थी। ठीक है ना। तो अग्नि प्राइम जो है ये एक नए तरीके की मिसाइल है या नए जमाने की मिसाइल है, नए जमाने की मिसाइल है जिसका परीक्षण अभी डीआरडीओ और एसएफसी ने मिलकर किया है। ठीक है ना। और ये किया गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिसे पहले व्हीलर द्वीप कहा जाता था, इस व्हीलर द्वीप को हम नाम बदल के क्या कर दिया गया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कह दिया गया है। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देखते हैं। डीआरडीओ और भारत के सामरिक बल कमान एसएफसी ने अग्नि प्राइम नामक नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है ना। और इस पे जो रखा गया है तो डेटा को विभिन्न स्थानों पर रखे गए कई रेंज सेंसरों द्वारा कैप्चर किया गया था, जिसमें टर्मिनल बिंदु पर रखे गए 2 डाउन रेंज जहाज भी शामिल थे। इसमें लॉन्च को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अर्थात सीडीएस, स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड के प्रमुख और डीआरडीओ और भारतीय सेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी देखा है। तो ये अग्नि प्राइम जो है वो नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे डीआरडीओ और एसएफसी ने लॉन्च किया है या बनाया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोंकाली अम्मन त्योहार आमतौर पर किस तमिल महीने में मनाया जाता है। पोंकाली अम्मन जो त्योहार है वो मनाया जाता है पंगुनी महीने में। कब मनाया जाता है? पंगुनी महीने में, अर्थात मार्च और अप्रैल में ये त्योहार मनाया जाता है। और वहां पे एक देवता है जिसके लिए लगभग 50,000 लोगों ने एक मसाल जला के एक जुलूस यात्रा निकाली थी। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में। तमिलनाडु के ईरोड जिले में श्री पोंकाली अम्मन मंदिर श्रद्धेय पोंकाली अम्मन उत्सव के दौरान 50,000 से अधिक भक्तों के उत्साह से जगमगा उठा था। और यह 3 अप्रैल 2024 बुधवार को हजारों उपासकों ने अपने अटूट विश्वास के रूप में अग्नि मशाल लेकर एक शानदार जुलूस में भाग लिया था। तो इसमें अग्नि मशाल लेकर वो लोग एक जुलूस निकालते हैं जो पोंकाली अम्मन को समर्पित है। और ये कब हुआ था? 3 अप्रैल को। और अप्रैल, मार्च और अप्रैल का जो मिला आधा आधा महीना है उसे तमिल भाषा में पंगुनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंगुनी कहा जाता है। ठीक है, चले। इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्सेंस अर्थात अंतरराष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 अप्रैल को। कब मनाया जाता है प्यारे बच्चों? 5 अप्रैल को मनाया जाता है। आइए देखते हैं इसकी थीम क्या थी। ये प्रतिवर्ष 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस मनाया जाता है। और यह दिवस लोगों को आत्मचिंतन करने, अपने विवेक का पालन करने और सही काम करने के स्मरण में मनाया जाता है। इस बार जो इसकी थीम थी वो है प्रेम और विवेक के साथ शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना है। तो प्रेम और विवेक के साथ यदि शांति की संस्कृति को बढ़ावा देंगे तो उससे में सनातन संस्कृति से बेहतर कोई दूसरी संस्कृति नहीं हो सकती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इसका मेन थीम था। और अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा उत्सव जो है ये 2020 से मनाया जाने लगा। तो इस बार ये 5वां अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा उत्सव मनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस में 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में सेवा करने वाली भारत की पहली महिला के रूप में इतिहास रचने के लिए कौन तैयार है? ठीक है ना। तो इसके लिए जम्मू कश्मीर की एक प्रसिद्ध महिला है जो पहले कयाकिंग कैनोइंग करती थी। क्या करती थी? कयाकिंग कैनोइंग। ठीक है ना। तो कयाकिंग कैनोइंग करती थी और कयाकिंग कैनोइंगिस्ट हैं ये, जिनका नाम है बिल्किस मीर। तो बिल्किस मीर को इनको ओलंपिक में ज्यूरी सदस्य के रूप में अभी चुना गया है। आइए देखते हैं इनके बारे में। ये जम्मू कश्मीर की बिल्किस मीर 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस फ्रांस में होने वाले 33वें ग्रीष्म ओलंपिक खेल में ज्यूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं।
ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। और पिछले साल चीन के हांगझू में आयोजित 19वें एशियाई खेलों में भी ये एक ज्यूरी सदस्य थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया है? याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के जो मेयर, डिप्टी मेयर हैं गोल्डा कोस्टा, उन्होंने इसके के लिए मना किया और धीरे धीरे पूरी ऑस्ट्रेलिया में ये लहराई कि हम कॉमनवेल्थ 2026 की मेजबानी जो है वो नहीं करेंगे, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया इसका उपयुक्त आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं। ये गोल्डा कोस्ट ने खुद को अगले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी से बाहर कर दिया है, जिससे यह उम्मीद खत्म हो गई कि यह आयोजन अब भी ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने इस पे पूरी तरह से बाहर कर दिया है और जो संघीय और राज्य सरकारों ने भी इसका आयोजन का समर्थन करने से इनकार कर दिया है, जैसा कि उनके अपने डिप्टी मेयर ने किया था। तो डिप्टी मेयर ने मना किया, उसके बाद जो और स्टेट हैं और उसके अलावा लोग हैं, स्टेट हेड है, उन्होंने भी अपने यहाँ राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी लेने से मना कर दिया है। इस तरीके से अब ये रास्ता साफ हो गया है कि ऑस्ट्रेलिया जो है कॉमनवेल्थ की तैयारी कर पाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। ये हैं वो डिप्टी मेयर ऑस्ट्रेलिया के जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी से मना किया है। ठीक है, चलें। हाल ही में विश्वेश्वर राव का 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे? तो विश्वेश्वर राव जो हैं वो टॉलीवुड के, अर्थात जो दक्षिण सिनेमा है उसके एक प्रसिद्ध कलाकार हैं। ठीक है, तो ये एक प्रसिद्ध अभिनेता रहे हैं। अभी इनका हाल ही में कैंसर के कारण निधन हो गया है। किसके कारण निधन हो गया है? कैंसर के कारण इनका निधन हो गया है। कैंसर के कारण इनका निधन हो गया है, इस चीज को आपको याद रखना। आइए देख लेते हैं। ये जो आपको फोटो दिख रही है ये किसकी है? विश्वेश्वर राव की है। ठीक है ना, विश्वेश्वर राव, इनका कैंसर के कारण निधन हुआ है। तो विश्वेश्वर राव का 2 अप्रैल को 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनकी मृत्यु कैंसर की जटिलताओं के कारण हुई है और ये चेन्नई के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था और जहां उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। ठीक है, तो इनका चेन्नई के उसमें हॉस्पिटल में चल रहा था इलाज, जहां पे इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक समूह ने किसे अपने आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? तो विश्व बैंक समूह ने भारत के राकेश मोहन को अपने आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में लिया है। आइए देखते हैं इनके बारे में। विश्व बैंक समूह ने भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन को अपने आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। इस पैनल की अध्यक्षता लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र और सरकार के आईजी पटेल प्रोफेसर लॉर्ड निकोलस स्टर्न करेंगे। विश्व बैंक समूह के मुख्य अर्थशास्त्री इंद्रमित गिल जो पैनल की सह अध्यक्षता करेंगे। आइए इनकी फोटो देखते हैं कि कौन है ये हैं राकेश मोहन जी। ठीक है ना, ये भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर भी रहे हैं, राकेश मोहन। ठीक है ना, और इसी को आप उल्टा कर दीजिए, मोहन राकेश। तो मोहन राकेश एक प्रसिद्ध कथाकार रहे हैं। ठीक है ना, जिन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे हैं। आषाढ़ का एक दिन राकेश मोहन का लिखा गया सबसे फेमस नाटक है। तो राकेश मोहन और मोहन राकेश अगर उल्टा कर देंगे तो मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक है ना, तो ये राकेश मोहन है जो वर्तमान में नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस CSEP में एमरेटिस अध्यक्ष और प्रतिष्ठित फेलो के रूप में भी कार्यरत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता? तो आप याद रखिएगा, सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में महिला और पुरुष दोनों वर्ग, या इसी पे सब जूनियर है तो यहां पे कौन आ जाएंगे? बालक और बालिका, दोनों वर्गों का जो खिताब है वो एक ही टीम ने जीता है, हरियाणा। ठीक है ना, तो हरियाणा ने जीता है जो इसका सही आंसर। आइए देखते हैं इसके बारे में। हरियाणा यहां मुक्केबाजी सब जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में लड़कों और लड़कियों दोनों में टीम के साथ कुल 19 पदक जीतकर ये चैंपियन बना है। लड़कियों के वर्ग के मौजूदा चैंपियन हरियाणा ने 64 अंक लेकर तालिका में शीर्ष पर रहकर अपने खिताब का बचाव किया। उसने 7 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है ना,
तो 7 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य, 7 2 9 1 10 पदक उसने लड़कियों के उसमें जीते हैं और 9 पदक जो है वो लड़कों के उसमें जीते हैं, तो कुल 19 पदक जीतकर ये चैंपियन बना है। आगे देखते हैं, दिल्ली ने 1 स्वर्ण 3 रजत और 4 कांस्य पदक जीतकर दूसरे नंबर पे, जबकि महाराष्ट्र ने 1 स्वर्ण 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर ये तीसरे नंबर पे रहा है। तो पहले नंबर पे कौन रहा है? हरियाणा, दूसरे नंबर पे दिल्ली और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र। आपको ये भी याद रखना है। ये बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी, ये उसकी इमेज है। चलिए अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है? आप अगर 5 अप्रैल का करंट अफेयर देखेंगे, उसी दिन ये घटना हुई थी, तो उस दिन के भी उसमें मैंने बताया था, और इसका जो आंसर है वो मौसमी बसु है। इसके लिए आप डिटेल से 5 तारीख वाले करंट अफेयर को देख सकते हैं, जिसमें सारे पदाधिकारी जो हैं उसमें बताए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य 69 जी टैग हासिल करने वाला देश का अग्रणी राज्य बन गया है? इस समय कि पूरे भारत में सबसे अगर आगे कोई राज्य चल रहा है, चाहे वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से हो, चाहे वो कुंभ के आयोजन कराने के दृष्टिकोण से हो, या जीआई टैग की दृष्टि से हो, वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जहां अभी 69 जीआई टैग करने वाला पूरे भारत का पहला राज्य बन गया है। आइए देखते हैं इसके बारे में। जीआई टैग करने में उत्तर प्रदेश अग्रणी, उत्तर प्रदेश जीआई टैग हासिल करने में अग्रणी बनकर उभरा है और 69 जीआई टैग हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया है। ये टैग भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और कृषि विरासत को उजागर करते हैं। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। और इसमें कौन कौन है? कठिया गेहूं बंगरा प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और एक स्थानीय किसान उत्पादक संगठन एफपीओ द्वारा शुरू की गई थी। 2 साल की यात्रा के बाद जीआई टैग प्रमाण पत्र संख्या 585 आधिकारिक तौर पर 30 मार्च 2024 को प्रदान किया गया है। तो कुल मिला के अब 69 जीआई टैग के साथ उत्तर प्रदेश पूरे भारत में नंबर 1 की स्थिति पे है। चलिए अगला देखते हैं। तो आज की जो प्रश्न उत्तर थे वो यहीं तक थे। ये पिछले प्रश्न का जो उत्तर है वो आपको बताना है कि किसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अगले सीएमडी के रूप में चुना गया है। तो इसका जो आंसर है वो है कमला किशोर। ठीक है, इसका जो आंसर है। और अगला क्वेश्चन जो आज का है, आज का जो प्रश्न है कि टाटा स्टील ने किस देश में अपने पोर्ट टैलबोट संयंत्र में कोक ओवन का उपयोग बंद कर दिया है? तो इसका जो आंसर है आपको बताना है अपने कमेंट बॉक्स में आके। ठीक है, तो ये इसका आंसर जो है वो कल बताया जाएगा। ठीक, तो आज का प्रश्न उत्तर सीरीज यहीं तक थी। यदि आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।